Good morning, students. Today we are going to discuss a very important chapter of class 11th, thermodynamics. So, thermodynamics क्या होता है? Basically, thermodynamics is a branch of physics in which we deals about the interproperty of gas in terms of heat, work, temperature and transfer of energy in a system. तो बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट, वर्क डन, एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है, कुछ टर्म्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिकल टर्म्स। प्लीज सी इन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। पहला टर्म है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और जो कंट्रोल हो रहा है प्रेशर से, वॉल्यूम से और टेम्परेचर से। तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज governed by the pressure, volume and temperature. The second term is surrounding. Surrounding का मतलब कि सिस्टम के बाहर जो है, सपोज दैट एक गैस सिलेंडर है और उस गैस सिलेंडर के अंदर कुछ गैस भरी हुई है, तो उस गैस के पास कुछ प्रेशर होगा, उस गैस का कुछ वॉल्यूम होगा और उस गैस का कुछ टेम्परेचर होगा। लेकिन सराउंडिंग के पास क्या है, उस सारी चीजों को हम सराउंडिंग में देखेंगे। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग का प्रेशर क्या है, ये सारी चीजों को हम सराउंडिंग के अंदर कंसीडर करेंगे। द थर्ड टर्म इज एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल का मतलब होता है कि एक ऐसा सरफेस जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट ना हो, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ना हो। एक वॉल मान लो इस तरह से है, यहां से ना तो हीट इधर जाएगी, ना तो लेफ्ट से राइट जाएगी, ना तो राइट से लेफ्ट जाएगी, ना मटेरियल जाएगा। उसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक वॉल। दूसरा टर्म है डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक का मतलब कंडक्टिंग भी होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल। तो अगर एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल है, दैट इज नोन एज द डायाथर्मिक वॉल। एंड द नेक्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसको हम इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस भी बोलते हैं। PV equal to mu RT. Mu RT. What is the P? P is the pressure, V is the volume, mu is the number of moles, R is a gas constant and T is the temperature. तो जनरली हम इसको समझते हैं PV is equal to mu RT. Mu का मतलब number of moles. Now, we are considering a gas container. एक गैस कंटेनर है जिसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, these are the gas molecules. And these gas molecules are always in random motion. They are always in random motion. ये मूव कर रहे हैं, zigzag path पे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना? zigzag path पे मूव कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं कि they are moving on a zigzag path. अब ये मूव क्यों कर रहे हैं? First question is कि why these gas molecules are in motion? It is because of the temperature of the surrounding. सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से इनको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है, जिससे इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है और ये वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि इन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा होगा। हम मान लेते हैं, हम अगर रियल गैस की बात करें तो रियल गैस मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए आइडियल को हम साइड में करते हैं, ये मान लेते हैं रियल गैस है, तो इन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन का। तो इन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये मूव भी कर रहे हैं, इसलिए इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। इसको बोलते हैं हम इंटरनल एनर्जी, जिसको हम अल्फाबेट U से लिखते हैं। इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ये पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द U. U इज व्हाट? इंटरनल एनर्जी। मैकेनिक्स में आप U को सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी समझते थे, लेकिन यहां पर हम U को कहेंगे
internal energy of the gas, it is a sum of kinetic energy and potential energy. अब अगर मैं रियल गैस की बात करूं तो रियल गैस के अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है। लेकिन जब मैं आइडियल गैस की बात करूंगा, आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के अंदर किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, कोई भी फोर्स नहीं होता, अट्रैक्शन नहीं होता, यानी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की जीरो हो जाती है, यानी इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो इंटरनल एनर्जी है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है? सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ रही है? अट्रैक्शन की वजह से आ रही है। अगर ये आइडियल गैस है तो काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, सॉरी रियल गैस है तो। और अगर ये आइडियल गैस है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी इज ओनली इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो आइडियल गैस के पास जो इंटरनल एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ही होती है। तो देयर इज अनदर टर्म जो हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर, इंटरनल एनर्जी। नाउ आफ्टर द इंटरनल एनर्जी अनदर टर्म इज वर्क डन। हमने मैकेनिक्स के अंदर पढ़ाया है वर्क एनर्जी में, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, dw इज इक्वल टू f इंटू dx। ये आपने पढ़ा है कि अगर फोर्स अप्लाई होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो वर्क डन होगा। लेकिन अब इसी फॉर्मूले को मुझे थर्मोडायनेमिक्स में लेके जाना है। तो मैंने क्या किया कि एक सिलेंडर ले लिया और इस सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस फिल कर दी और एक पिस्टन लगा दिया, एंड दिस पिस्टन कैन मूव इजिली अप एंड डाउन। अब ये पिस्टन है, आइडियल गैस है, अब मैंने इसको बर्नर से गर्म करना शुरू किया, हीट देना शुरू किया। तो बिकॉज ऑफ दिस हीट इस गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी दैट मींस इंटरनल एनर्जी इनकी बढ़ रही है। तो जब ये इंटरनल एनर्जी इनकी बढ़ेगी तो ये गैस इस पिस्टन के ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा जिससे ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्योंकि ये फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया पर अप्लाई हो रहा है, तो दिस फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स को मैं लिख सकता हूं प्रेशर इंटू एरिया। ये प्रेशर कौन लगा रहा है? ये गैस लगा रहा है इस पिस्टन के ऊपर जिसकी एरिया मैंने ली है ए। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए यहां पर, तो dw इज इक्वल टू पी ए डेल dx। अब a इज द एरिया एंड dx इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी? मान लो पिस्टन यहां से यहां मूव कर गया, ये यहां आ गया पिस्टन, दिस इज द dx। अब a इसका एरिया है और dx इसकी हाइट है, तो एरिया इंटू हाइट को हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर मैं इसको बोलूं a इंटू dx तो यानी कि हो गया चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो dw इज इक्वल टू p इंटू dv। ये फॉर्मूला आ गया वर्क डन का। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो अब हमें प्रेशर वर्क डन निकालने के दो फॉर्मूले मिल गए। एक जो बेसिक फॉर्मूला तुम्हारे पास था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा फॉर्मूला आ गया प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम यही फॉर्मूला ज्यादातर यूज करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, और यू कैन से W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। डेल्टा V इज व्हाट? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझना है कि एरिया अंडर PV ग्राफ इज इक्वल टू द वर्क डन। यानी प्रेशर और वॉल्यूम एरिया का जो ग्राफ है, वॉल्यूम का जो ग्राफ है, जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस इज द प्रेशर। सपोज करो कि ये है गैस, कोई गैसेस सिस्टम A से B जा रही है। द प्रेशर एट दिस पॉइंट A इज P1, प्रेशर एट दिस पॉइंट इज P2, वॉल्यूम एट दिस पॉइंट इज V1, वॉल्यूम एट दिस पॉइंट इज V2। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि इस AB ग्राफ के नीचे की जो एरिया होगी, द एरिया अंडर द AB ग्राफ, यानी ये एरिया तुम्हें वर्क डन दे देगी। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल का, इस ट्रेपीजियम बन गया ये, इस ट्रेपीजियम को तुम ABCD बोल सकते हो। तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD।
यानी ABCD की जो एरिया होगी वो वर्क डन दे देगी। अब निकाल लेते हैं हम वर्क डन कितना आएगा, हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम को ध्यान से देखो, ट्रेपीजियम की एरिया होती है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो दिस इज द P1 एंड दिस इज द P2, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज P1 प्लस P2 इनटू हाइट। हाइट का मतलब इन दोनों के बीच के गैप, तो यहां पॉइंट है V1 और यहां पॉइंट है V2, तो ये गैप हो गया V2 माइनस V1। तो बाय दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड, बाय दिस कॉन्सेप्ट यू कैन फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस A to B। तो अब आप अगर इस पिक्चर को ध्यान से देख रहे हो तो W इज इक्वल टू हाफ P1 प्लस P2 V2 माइनस V1। अब ध्यान समझिएगा, V2 इज मोर देन V1, V2 की वैल्यू V1 से बड़ी है, तो यानी कि ये जो नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर किसी भी ग्राफ में वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। Please mind it. If the work is positive, that means work is done by the system. तो इस कॉन्सेप्ट से आप वर्क डन निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखो ना ध्यान से, अगर ये एरो A से B लगा हुआ है, अगर ये B से A लगा होता तो फाइनल वॉल्यूम V1 होता, तो यहां मैं लिखता V1 माइनस V2, यहां मैं लिखता V1 माइनस V2। तो ये चीज बहुत माइन्यूटली चीज है कि अगर ये एरो ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो आपने लिखा फाइनल, इसको लिया V2 माइनस V1। मैथमेटिक्स की नजर से देखोगे तो ये तो V2 माइनस V1 ही है, लेकिन अगर आप इसमें थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो आप B से A जाओगे तो V1 माइनस V2 लिखोगे यहां। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कब हमें वर्क डन को पॉजिटिव लेना है और कब वर्क डन को नेगेटिव लेना है। तो आपने दो चीजें सीख ली, एक तो सीख लिया इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और दूसरा आपने सीख लिया कि वर्क डन हम कैसे निकालते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। अब हम कुछ प्रोसेस के नाम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई नई चीज नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स हीट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। द फर्स्ट लॉ स्टेट द सेम थिंग इन द डिफरेंट मैनर। क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ? कि अगर किसी सिस्टम को तुम हीट दे रहे हो, Q इज हीट हियर, तो दैट हीट, Q इज द गिवन हीट, ये जो हीट है ये दो जगह पे खर्च हो रही है। द गिवन अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड इन टू वेज, वन इज द वर्क डन एंड अनदर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। So this is the first law of thermodynamics. The given amount of heat is equal to change in internal energy and work done. अब अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो किसी सिस्टम को तो Q इज पॉजिटिव, यानी Q अगर पॉजिटिव है दैट मींस यू आर प्रोवाइडिंग द हीट। अगर किसी सिस्टम से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो Q इज नेगेटिव। W इज पॉजिटिव का मतलब मैंने बताया भी आपको, वर्क डन इज पॉजिटिव, दैट मींस वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क इज नेगेटिव, दैट मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम। डेल्टा यू दोबारा लिख देता हूं मैं यहां पे, Q इज पॉजिटिव, दैट मींस हीट इज सप्लाई, आप सप्लाई कर रहे हो, सिस्टम को सप्लाई कर रहे हो। Q इज नेगेटिव, यानी हीट क्या कर रहे हो आप, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। W इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम। W इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम। डेल्टा U इज पॉजिटिव, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर राइज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और डेल्टा यू अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर डाउन कर रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कि गिवन अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड इन टू वेज, वन इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अदर इज द चेंज वर्क डन। अब साइन का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कब आपको पॉजिटिव क्यू लेना है, कब नेगेटिव क्यू लेना है, कब पॉजिटिव डब्ल्यू लेना है, कब नेगेटिव डब्ल्यू लेना है, कब इंटरनल एनर्जी आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव लेनी है। अब हम इसके बाद समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं वो आपको समझना है। नाउ बच्चों देखो, अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के बाद अब आपको
थर्मोडायनेमिक्स की इन 4 प्रोसेस के बारे में समझना है। इसके अलावा भी एक प्रोसेस और है, वो हम बाद में समझ लेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर हम एक एक वर्ड में इसको हम डिफाइन करने की सोचें तो आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच नो चेंज इन टेम्परेचर, द प्रोसेस इन विच नो चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी इज 0 इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी सिस्टम से कोई हीट ना तो ली जाएगी ना तो सिस्टम को कोई हीट दी जाएगी, नो एक्सचेंज ऑफ हीट यानी Q इज 0। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, सिस्टम यानी गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज इन वॉल्यूम, दैट मींस डेल्टा V इज 0। एंड आइसोबैरिक प्रोसेस मींस नो चेंज इन द प्रेशर। एक बार रिकैप्चुलेट कर लीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस मींस नो चेंज इन टेम्परेचर, एडियाबैटिक प्रोसेस मींस नो एक्सचेंज ऑफ हीट, आइसोकोरिक प्रोसेस नो चेंज इन वॉल्यूम एंड नो चेंज इन प्रेशर इज द आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें, लेकिन उससे पहले हम ये समझें कि ये जो प्रोसेस है ये किन लॉस को फॉलो करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो दिस रूल, आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो दिस रूल, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो PV पावर गामा इज इक्वल टू K। अभी बताता हूं मैं आपको ये सारे रूल्स कौन कौन से हैं। पहले फॉर्मूले याद रखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस PV इज इक्वल टू K, एडियाबैटिक प्रोसेस PV पावर गामा इज इक्वल टू K, आइसोकोरिक प्रोसेस P is directly proportional to T and isobaric process V is directly proportional to T। अब इस चीज को समझो आप, ये कौन कौन से रूल्स हैं, क्या क्या ये बता रहे हैं आपको। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, PV is equal to K, दिस इज द बॉयल्स लॉ, दिस इज द बॉयल्स लॉ। एडियाबैटिक प्रोसेस PV पावर गामा इज इक्वल टू K, दिस इज कॉल्ड पॉइजन्स लॉ, इसको बोलते हैं पॉइजन्स लॉ। आइसोकोरिक प्रोसेस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसको बोलते हैं हम गे-लुसेक लॉ। कौन सा लॉ? गे-लुसेक लॉ। और ये है चार्ल्स लॉ। तो हमें लॉस के बारे में याद रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो द बॉयल्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, बॉयल्स लॉ को, ये फॉलो करता है पॉइजन्स लॉ को, ये फॉलो करता है आपका गे-लुसेक लॉ को, और ये फॉलो कर रहा है चार्ल्स लॉ को। तो बॉयल्स लॉ, पॉइजन्स लॉ, गे-लुसेक लॉ एंड चार्ल्स लॉ को ये फॉलो करते हैं। ये चारों प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेस अलग अलग लॉस को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब हम आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये सारे लॉस के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन इक्वली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चारों प्रोसेस के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बारे में समझते हैं कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोबैरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस के ग्राफ कैसे बनते हैं। देखो बेटा, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द प्रेशर। एक एक करके समझते हैं। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। दिस वन इज, यहां भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, लेकिन यहां पावर गामा है इसलिए इसका ग्राफ जो है वो मच स्टीपर होगा। यानी ये वाला ग्राफ, दिस ग्राफ फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड दिस ग्राफ इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हम जब डेरिवेशन करेंगे तो आपको समझाएंगे वहां पर कि जो सेकंड ग्राफ है वो ज्यादा स्टीपर है, क्योंकि यहां पर गामा आ रहा है, यहां पर पावर गामा है इसलिए ज्यादा स्टीपर है, गामा टाइम स्टीपर होता है, ये भी याद रखिए। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम है, ये ग्राफ बन गया, वॉल्यूम बदल ही नहीं रहा है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम है, तो दिस इज फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है
ये ग्राफ बन गया। तो ग्राफ 1 फॉर द आइसोथर्मल, ग्राफ 2 फॉर द एडियाबेटिक, ग्राफ 3 फॉर द आइसोकोरिक एंड ग्राफ 4 फॉर द आइसोबैरिक प्रोसेस। तो हम इन ग्राफ को हमें याद रखना है कि कौन सा किस प्रोसेस के लिए अप्लाई हो रहा है। ओके, अब देखो बच्चों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो हमने इमेजिन किया कि एक आइडियल गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर VI/PI है, फाइनल VF एंड PF है एट टेम्परेचर T। यानी कि वॉल्यूम तो चेंज होगा, प्रेशर भी बदलेगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मुझे इस सिस्टम का वर्क डन निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन व्हिच वी लर्न? वर्क डन इज इक्वल टू PdV। बट दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। तो सिंस PV इज इक्वल टू K, क्योंकि बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। अब यहां से तुम लिख सकते हो P की वैल्यू को K/V यूज इन इक्वेशन 1। इसको 1 में आप यूज कर लीजिए। तो dW इज इक्वल टू K/V इंटू dV। ये स्मॉल वर्क डन है फॉर द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। हमें जो निकालना है वो निकालना है VI से VF, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है VI से VF। तो दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दो। K बाहर आ जाएगा, 1/V dV, लोअर लिमिट इज VI, अपर लिमिट इज VF। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/V? dW का हो गया W, K log V बेस 10 VI टू VF। जिनको नहीं पता वो याद रखें कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए यहां पर। तो W इज इक्वल टू K log VF माइनस log VI। And there is a formula in the logarithm log A minus log B is equal to log A/B. So I can write W is equal to K log base 10 VF/VI। अब यहां पे सबको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने बेस 10 लिखा है यहां पर, कि जब 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बेस 10 नहीं होता, यहां पर बेस E होता है। ये जनरली हम गलती कर जाते हैं यहां पर कि यहां पर बेस E होता है। हम जनरली लिख देते हैं लॉग, सिर्फ लिख देते हैं। लॉग नहीं है ये बेस E है। ये बेस क्या है? E। अब इस बेस E को 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो लॉगरिथम टेबल है, लॉग टेबल है, वो बेस E पे काम करता है। तो यहां पर हम जनरली जब डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो ये अमूमन गलती करते हैं कि यहां 10 लिख देते हैं। तो आपने बेस E लिखना है। अब इस बेस E को 10 में कन्वर्ट करना है। तो ये 10 में कन्वर्ट करने का तरीका है ये आ गया वर्क डन। 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल कन्वर्टेड इनटू बेस 10। अब यहां पर जो K है वो तो कांस्टेंट है। अब हम यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, सिंस PV इज इक्वल टू μRT। अब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी कि μRT भी कांस्टेंट है, यानी कि K है। तो इस K की जगह आप लिख सकते हो μRT, यानी W इज इक्वल टू 2.303 μRT log 10 VF/VI। This is our equation which we demand। ये आ गया आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये डेरिवेशन आपको याद रखनी है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, ओके। तो अभी हमने पढ़ा कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस और बहुत सारी चीजें। थैंक यू।